हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। उम्मीद है आप लोगों ने कल के नोट्स जो है 5th चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने उसके नोट्स अच्छे से करे होंगे। जो हमारा चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है जनसंख्या। क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये नोट्स पहुंच सके, उनको कुछ तो लाभ होगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर भेजिएगा, उनको शेयर ज़रूर करें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी बेस है। तो सबसे पहले आप लोग अपना बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स के नोट आप लोगों को बताए जाएंगे। वैसे इतना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि मैंने नोट्स इस तरीके से रेडी करे हैं ताकि आप लोग प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आप लोगों को एक ही बार में अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं जनसंख्या। पहले इसकी डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। किसी भी देश के लिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं क्योंकि यह अन्य सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करते हैं। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की जनसंख्या कितनी है तथा वह कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या में गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझसे आप लोग टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जिनको भी PDF चाहिए पूरे कंप्लीट नोट्स की, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने वहाँ पर भी प्राइस जो है पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमारा टॉपिक है जो पहला हेडिंग है वो है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 102.80 लाख थी। ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% है। यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में और समान रूप से वितरित है। ठीक है, आंकड़े इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है। पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम पॉइंट वाइज समझेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, पहला पॉइंट है 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1660 लाख है। यहाँ इस राज्य में देश की 16% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे कितने कर रहे हैं 1660 लाख, और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे 5 लाख, और जो लक्षद्वीप है वहाँ पर कितने 60,000 लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का प्रमुख कारण है पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, और पहाड़ी क्षेत्र की प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, कम उपजाऊ मिट्टी इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या वितरण एवं सघनता में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निरपेक्ष वृद्धि। ये आप लोगों को समझने और याद करने अच्छे से, क्योंकि इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ती जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, या प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। कभी आपसे पूछा जाए 1 लाइन में ही कभी पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वार्षिक वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं, वार्षिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसे बताना है आपको अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट है हमारा भारत की आबादी 1991 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई। ठीक है, भारत की आबादी बहुत अधिक है।
जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 155 लाख है, जो कि संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद भारत की जनसंख्या की वृद्धि जारी है, ठीक है, और 2045 तक, यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, 2045 तक भारत चीन को पीछे करके विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। यहाँ पे जन्म दर को जानते हैं, मृत्यु दर है, प्राकृतिक वृद्धि है। इन चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन कभी कभी जो सेंटेंस है मॉडरेट करके दे दिया जाता है ऑप्शन के रूप में, तो वहाँ पे आप लोगों को सही आंसर का जो है चुनाव करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये मैं आपको बताऊँगी, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने नोट करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। ठीक है, भारत में जो है जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। नेक्स्ट है मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक वृद्धि। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जो होता है ना, वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। जैसे कोई इंडिया का जो है, जैसे कोई लद्दाख में है, उसको वो दिल्ली में आ गया, दिल्ली गर्म इलाका है, लद्दाख ठंडा इलाका है। ठीक है, इसको कहेंगे आंतरिक। और जो दिल्ली का है वो दुबई गया है या लंदन गया है, उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। पॉइंट है हमारा आंतरिक प्रवास जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि वो तो वही काउंट हो रहा है, इंडिया के अंदर ही काउंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अधिकतर प्रवास ग्राम से शहर क्षेत्र की ओर होता है, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ जाते हैं रोजगार की तलाश में, और शहर में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, तो इसलिए भी प्रवास करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घाटा है। ठीक है, यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं
लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आयु संरचना। देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धि की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से निर्धारित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है बच्चे यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेरेंट्स ही कराते हैं। नेक्स्ट है वयस्क यानी कि 15 से 49 वर्ष के। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रभाव होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है यानी कि काम के उसमें रहते हैं, जॉब वाले हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्ध यानी कि 49 वर्ष से अधिक वर्ष के यानी कि वृद्धावस्था जिसको कहेंगे हम। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। यह स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, जिससे रिटायर हो जाते हैं, पेंशन मिलता है। ठीक है, उस तरीके से, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया में जो है नियुक्त नहीं होते क्योंकि एज ज़्यादा हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जनसंख्या किसी दिए गए समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक में एक गंभीर बाधा है। नेक्स्ट पॉइंट है 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा में लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 75.26% है और महिलाओं की है 53.67 यानी कि 67% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक, इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पकड़ना तथा खनन आदि क्रिया शामिल है।
ठीक है, ये क्रियाएं हैं, आपको याद रखनी है। द्वितीयक में है क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीयक में है क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, अब पॉइंट वाइज देखेंगे। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत का कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आप समझे होंगे इसको, उम्मीद है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या में स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। औसत आयु जो कि 1991 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये डीपली है इसलिए ताकि आप लोग मेंस में भी, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, अगर आप देखेंगे मेंस में भी आया है, प्रीलिम्स में भी आया है, तो वहाँ पे आप लोगों को लिखने में जो है आसानी रहेगी। कहीं कहीं पे आप लोगों को 250 वर्ड्स पूछा जाता है, तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से समझते हैं, लर्न करते हैं, तो आप जो है मेन जो पॉइंट आपके माइंड में अच्छे से सेट रहेंगे, तो आप लोग जो है 250 वर्ड्स वहाँ पे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट्स बने हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्री की भी तैयारी करो और मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करो, आंसर राइटिंग करो। कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा डीपली वर्ड आते हैं, एथिक्स का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत डाइवर्ट करके एक सेंटेंस दे दिया जाता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता किससे रिलेट कर रहा है। लेकिन कभी जब आप ऐसे लिखने बैठोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पे वो चीज़ें जो है रिलेट कर जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आप लोगों को बेनिफिट होगा इससे, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरीके से नोट्स रेडी करे गए हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेंस के नोट्स आप लोगों को नहीं बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से नोट्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कार्य को, जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट था ना, ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप प्लीज़ नोट करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किशोरों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित
हो सकता है, परंतु भारत में किशोर को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा इनके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि यही एक एज होती है जहाँ पे बच्चे गलत रास्ते की तरफ भी जाते हैं और सही रास्ते की तरफ भी जाते हैं। तो इसलिए इस जगह पर जो है, इस एज में जो है, जो सरकार है उसको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, और शिक्षा भी उनको प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ठीक है, कब? 1952 में, 1992 में। पॉइंट है यहाँ पर पहला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर दे तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग कभी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो हेडिंग है वो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर की पहचान जनसंख्या के उस वर्ग के रूप में की जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नीति में किशोरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन जागरूकता मुद्दे, बाल विवाह कानून जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या ही कार्यश्रम शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। ये चैप्टर बहुत अच्छा था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को मेंस के लिए दोबारा से नोट्स ना बनाने पड़े, तो इसलिए थोड़े लेंथी हैं, लेकिन इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ है। PYQ भी इसमें ऐड किए हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट करिए। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों की NCERT क्लास 9th की ज्योग्राफी के नोट्स यहाँ पे जो है फिनिश होते हैं। कल हम 10th क्लास की NCERT लेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय है, और प्लीज़ जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल। आप सबको मेरा धन्यवाद।